हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कल मैंने यूट्यूब पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसे आप यहां पर देख भी सकते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत सारी आपकी क्वेरीज आई थी, जिसमें मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन में डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर कर रहा हूं, यहां पर पूरे के पूरे सर्टिफिकेट को मतलब नोटिफिकेशन को। तो जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, आप उसे क्वेरीज पूछेंगे तो उस पर जो भी डाउट होगा आपका, उस सभी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके तो यहाँ पर देखोगे कि मैंने ये पूरी यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से एप्लीकेशन के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में बताया, और साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट करने के लिए भी कहा था कि जो भी क्वेरीज होगी। तो आप देखोगे लगभग जो है कि यहाँ पे 60 क्वेरीज आ चुकी है, मेरे पास 58 के आसपास हैं। और इन सभी क्वेरीज को मैंने कलेक्ट करते हुए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की कुछ लिमिटेड क्वेरीज ही हैं, ये पूरी की पूरी, चाहे कि ओटीआर से रिलेटेड हो या जो भी चीजें, तो उसी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपकी भी इसी में से कोई ना कोई एक क्वेरीज होगी जिसके लिए आप इधर उधर परेशान हो रहे होंगे, वो सारा क्वेरीज आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। जैसे क्वेरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? जनरली जो आप लोगों की क्वेरीज है मेरे पास आ रही हैं दोस्तों, उनमें एक कॉमन क्वेरीज है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दीजिए कि कौन सा लगेगा, नया पुराना या जो भी है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दीजिए सर, या फिर इनकम सर्टिफिकेट डोमिसाइल के बारे में। ओटीआर सर हमें दोबारा करना पड़ेगा या ओटीआर में अपडेट हो गई कि नहीं होगा, ये सभी चीजें। और नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल रिजर्वेशन के बारे में। फिर फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या चीजें कि हमारा कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन या अपियरिंग होना चाहिए, ये सभी लगभग आपके भी इसी में से ही मिलते जुलते 10% छोड़ के बाकी सभी क्वेरीज आपकी सेम है। तो चलिए एक एक क्वेरीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी अपडेट देता हूं, ताकि वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब ना करूं। पिछले 4 सालों से मैं लगातार आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं, लगातार पीसीएस की तैयारी करा रहा हूं, यूपीएससी की भी तैयारी करा रहा हूं। तो उसमें हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, यूपी पीसीएस की कर रहा हूं, आरओ की, बिहार पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस। हमारे कंप्लीटली हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जिसमें परिणाम शॉर्ट नोट्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तपस्या शॉर्ट नोट जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की नॉलेज को बेस्ट करेगा। फिर लक्ष्य बेस्ड शॉर्ट नोट जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के हैंड रिटन नोट्स, और यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के नोट, इन सभी की कंप्लीट जानकारी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी 2 बार मेंस लिखा है यूपी पीसीएस का, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि फिर से लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब एक अनुभव होने के साथ साथ मैं आपके साथ लगातार नॉलेज को शेयर करता हूं, तो आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के इन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि सभी नोट्स पेड होंगे, कंप्लीट जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले हमारी बात होगी कि यूपी पीसीएस सर 2025 का नोटिफिकेशन आ गया, इसमें बहुत सारे डाउट हो रहे थे, तो आज हमने इसी पर लगभग 9 क्वेरीज या 10 क्वेरीज आपकी कॉमन ली है। पहली जो क्वेरीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आप क्लियर कर दीजिए, कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन जनरल में भी जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए हम अलग से बात करेंगे। तो ओबीसी में सबसे पहला मुद्दा जो आप लोगों का आ रहा है कि सर क्या हम यूपी गवर्नमेंट का बनवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा चल सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी यूपीएससी का फॉर्म भरा है दोस्तों, अभी यूपीएससी 2025 का फॉर्म भरा है, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लिया है। या फिर बहुत सारे बच्चों ने जब यूपी पीसीएस फॉर्म भरा था तो उन्होंने यूपी पीसीएस के हिसाब से यूपी का बनवा लिया था। तो क्या सर हमारा यूपी गवर्नमेंट चलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगा? तो इसका जो आंसर है दोनों दोस्तों, कि ये दोनों ही वैलिड है। टिक का मतलब हो गया दोनों वैलिड। आपके पास अगर यूपी गवर्नमेंट का है तो भी वैलिड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी वैलिड है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सर्टिफिकेट पे जो मोहर होती है वो आपके उत्तर प्रदेश के जो जिला के जो डीएम होते हैं या एसडीएम होते हैं, या फिर नायब तहसीलदार सक्षम अधिकारी जो होते हैं, उनकी ही मोहर होती है, साइन होते हैं। ध्यान देना कि आपके सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाइड होने चाहिए। ऑनलाइन वेरीफाइड कैसे चेक करोगे? तो ई डिस्ट्रिक्ट एक पोर्टल होता है, यूपी का है, आप इस पे जाओगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, तो यहाँ पे अपने प्रमाण पत्र का नंबर डालोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, वहां पे अगर ऑनलाइन आपका पोर्टल पे चढ़ा होगा तो आपका शो कर जाएगा सारा डिटेल, इसको चेक कर लेना। तो ये क्वेरीज डाउट क्लियर हो गया कि सर यूपी गवर्नमेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों ही वैलिड है, आप कोई भी लगा सकते हो। दूसरी क्वेरीज आ रही है कि सर मेरे पास 2022 का है, 2021 का है, 2024 का है, 2023 का है, कौन से ईयर का लगाना चाहिए? देखिए नोटिफिकेशन में कंप्लीटली अगर आप पढ़ोगे तो कहीं भी उसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि कितने साल पुराना चाहिए, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी या एससी या एसटी, अगर आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो
तो आपके पास 1 जनवरी 2024 यानी 1 साल पुराना अगर सर्टिफिकेट है, क्योंकि अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, अभी हम लोग फरवरी 2025 में हैं, और 1 जनवरी 2024 या उसके बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो भी है, या फिर आपने यूपीएससी फॉर्म भरने के लिए अभी जो लेटेस्ट बनवाया होगा अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए था, ठीक है। यूपीएससी में कब चाहिए था, अप्रैल 2024 के बाद, अगर इसको भी बनवाया होगा तो भी आपका वैलिड है। या फिर 1 जनवरी 2024 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे दोस्त। अगर उसके पुराना है तो कोशिश करिए कि उसे नया बनवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है, हर साल 2 साल पर क्या होता है कि कमेटी और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट, मतलब जो कैटेगरी होती है, कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिनको चेंज कर दिया जाता है, किसी को एससी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को एसटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को ओबीसी में डाल दिया जाता है। ये वोटिंग पॉलिटिक्स होती है, राजनीतिक मुद्दा होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन आप लोग इतना अवेयर नहीं होते, इसलिए आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो ध्यान देना कि अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जिस भी कैटेगरी में आपको रखा गया तो आप लोग कोशिश करिए नया बनवा लीजिए। नए में अगर आपके पास 1 जनवरी 2024 के बाद का है तो परेशान नहीं होना है, यूपी गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई इश्यू नहीं है, दोनों चल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पुराना मत रखिए, 1 जनवरी 2024 के बाद का रखिए। बनवाने में 3 दिन लगता है, आपके नजदीकी हर जगह पे अब जनसेवा केंद्र खुल चुके हैं, वहां पर आप जाएंगे, अपनी डिटेल देंगे और सारा डॉक्यूमेंट वो लोग बता देंगे क्या क्या चाहिए, और 3 से 4 दिन में आप इमरजेंसी कह के 60, वैसे तो कॉमन रुपीज जो उसकी फीस होती है 60 से 80 रुपए होती है, लेकिन दुकान वाले 200-250 रुपए ले लेते हैं। तो कोई नहीं भाई, साल भर अगर आप इंतजार करते हो फॉर्म भरने का, साल भर मेहनत कर रहे हो, तो 200-250 रुपए लगा के इमरजेंसी में नया वाला बनवा लीजिए, फिर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। एक डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का आ रहा है कि सर ईयर कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा काउंट किया जाता है। देखो यहां पे क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनवाया जाता है, इसमें मेजरली आपकी इनकम को ट्रैक किया जाता है कि आपके पास 5 या 6 लाख से अधिक की ईयरली इनकम नहीं होनी चाहिए, इतने एकड़ का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए, या इससे अधिक का अगर मकान है तो भी। तो होता क्या है कि लगातार भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या होता है, आप लोगों के जीडीपी को ग्रोथ करने के साथ पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से इसको भी आपको क्या करना चाहिए, 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे पुराना वाला है तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, नया बनवा लीजिए, 1 साल पुराना, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको 1 साल पुराना तक ही वैलिड रखना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो मैं कहता हूं कि तुरंत आप 2 से 3 दिन लगता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके जनसेवा केंद्र से भी अप्लाई हो सकता है, नहीं तो तहसील में जाएंगे वहां से भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि फॉर्म की डेट ध्यान देना 24 मार्च तक है, लगभग अभी आपके पास 1 महीने का समय है। तो लापरवाही मत करिए, अपनी साल भर की मेहनत को बर्बाद मत करिए, 3-4 दिन का वेट करके आराम से बनवा लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। ध्यान देना 1 जनवरी 2024 से पुराना वाला बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का तो कम से कम रहना ही चाहिए। हालांकि वर्तमान में 2025 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 25-26, लेकिन 2024-25 भी रहेगा तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो न्यू वाला होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक, ये बात समझ में आएगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का डाउट हो रहा है कि सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर है भी तो बहुत पुराना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो वहां पे केवल और केवल आपसे आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्या डिमांड की जाती है? कास्ट सर्टिफिकेट। वहां पे कोई भी डोमिसाइल, ना तो इनकम ना डोमिसाइल, ये दोनों ही सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होते हैं, नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नया बनवा लीजिएगा, या फिर 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। ध्यान से समझ गए? तो नीड है कि नहीं, पहली चीज तो मेरे हिसाब से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जो आवश्यकता होती है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो दोस्तों, तो जब मेंस के लिए आप एक फॉर्म भरते हो, DAF, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पर जरूर हार्ड कॉपी में आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी मांगा जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको डोमिसाइल लगाना ही है, ठीक। फॉर्म में कहीं भी नहीं मांगेगा तो आप टेंशन मत लीजिए इसके लिए। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरीज चल रही है कि नहीं सर मांग सकता है, नहीं मांग सकता है, तो भाई वही बात है, जब तक फॉर्म भरोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश करिए कि ये भी आपका 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए, यानी न्यू होगा तो ज्यादा बेस्ट है, ओल्ड की जरूरत नहीं है। अब पहली चीज क्लियर होगी, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ध्यान देना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाओगे, अगर आप यूपी के निवासी हैं तभी आपका चलेगा, अदरवाइज यूपी के बाहर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, केवल आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपके फॉर्म को, आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल कैटेगरी के अनुसार बनेगी। अदर स्टेट वालों को सख्त रूप से जो है कि मना किया गया कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कल ही मैंने नोटिफिकेशन में बताया था।
आगे एक बहुत इशू आ रहा है बच्चों के साथ कि सर ओटीआर का बता दीजिए कि ओटीआर हमें नया वाला फिलअप करना है या ओल्ड वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी पीसीएस का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार भी यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा था, आरओ यारो का भी फॉर्म भरा था। अगर आप देखोगे ओटीआर का जो मतलब होता है वो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और यूपी पीसीएस आयोग के पास आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो चुकी है। क्या हो चुका है? बेसिक इंफॉर्मेशन जो है कि आपकी जा चुकी है। उसी इंफॉर्मेशन को आयोग बार बार यूज करता है, चाहे वो फोटो हो, सिग्नेचर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, कैटेगरी हो, सब कुछ वहीं से ले लेता है। तो इसीलिए अगर आपने इससे पहले 2024 के या 2023 के आरओ यारो फॉर्म के समय ओटीआर किया होगा या फिर यूपी पीसीएस फॉर्म की जगह ओटीआर किया होगा, तो आपको न्यू ओटीआर नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझो, नए वाले ओटीआर को भरने की आवश्यकता नहीं है, पुराने वाले ओटीआर को ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओटीआर नंबर की वेबसाइट पे आप जाओगे, ओटीआर नंबर अगर आपने सेव नहीं किया है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप उसमें मोबाइल नंबर डालोगे या फिर ईमेल आईडी डालोगे और पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड को आप फॉरगेट कर दीजिएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मेल आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा और वहां से आप अपने ओटीआर को लॉगिन कर सकते हो। दोबारा ओटीआर नहीं भरना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस साल 21 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें पहली बार फॉर्म भरना है, तो नो डाउट पहले उनको एक बार अपना डॉक्यूमेंट या सारी डिटेल ओटीआर के माध्यम से फिलअप करनी होगी। तो ओटीआर में आपको भरना पड़ेगा, नया ओटीआर आपको करना है, क्योंकि आपने कभी इससे पहले ओटीआर नहीं भरा है। क्लियर होगी बात? तो एक बार ओटीआर भरा है तो उसी को चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि बार बार, क्योंकि जब आप दोबारा ओटीआर को लॉगिन करोगे तो लेगा ही नहीं, क्योंकि आयोग के पास पहले से ही आपका डिटेल मेंशन किया हुआ यूपी पीसीएस से आरओ यारो के दौरान। और जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उन्हें जो है कि नया वाला ओटीआर को फिलअप करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि सर लास्ट टाइम मैंने ओटीआर भरा था लेकिन मेरी कुछ चीजें अपडेट हो चुकी हैं, जैसे नाम अपडेट हो गया, या कोई जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसने अपनी इनकम अपडेट कर ली, या फिर किसी की शादी हो गई इस दौरान तो अपना मैरिटल स्टेटस जो है कि अपडेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या अपडेट पॉसिबल है कि नहीं? तो बिल्कुल अपडेट पॉसिबल है। ध्यान देना कि उसमें दो चीजें अपडेट नहीं हो सकती। पहली चीज, आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि नए मोबाइल नंबर से आपको फिर नया लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, और ना ही उसमें ईमेल आईडी अपडेट हो सकती है। ये दोनों चीजें अपडेट नहीं होंगी, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी शायद अपडेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी चीज, अगर आपको नेम करेक्शन करना है तो भी आप इसे अपडेट कर सकते हो, एनी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो भी आप इसे अपडेट कर सकते हो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अपडेट नहीं होगा। अगर आपको नए मोबाइल नंबर के साथ बनाना है तो आपको दोबारा नए ईमेल आईडी, नए मोबाइल नंबर से एक नया ओटीआर लॉगिन करना पड़ेगा, नया ओटीआर भरना पड़ेगा। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी पे एक ही ओटीआर सबमिट हो सकता है, फिर चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है, ईमेल आईडी आपको पता है, तो आप नया ओटीआर बनाने के लिए आप न्यू मोबाइल नंबर से और साथ ही साथ एक नई ईमेल आईडी बना के नया ओटीआर अपना तैयार कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि ओटीआर में अपडेट पॉसिबल है, परेशान नहीं होना है। जैसे किसी की इंक्रीमेंट लग गई, किसी की जॉब स्विच हो गई है, या किसी ने प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच कर लिया, या किसी का मैरिटल स्टेटस है, किसी के फादर मदर कोई भी जो स्वर्गवासी हो गए तो उन्हें अपने नाम में लगाना पड़ेगा पिताजी के आगे लेट या माताजी के आगे, क्योंकि इस एक साल में कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, तो सारी अपडेट पॉसिबल है। समझ में आ गई मेरे दोस्त? चलो, ये भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि आप ही लोगों की क्वेरीज मैंने उठाई हैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। जहां जहां से आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे, कॉमनली रूप से यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप वीडियो के नीचे देख भी सकते हो जो मैंने कल पोस्ट की थी। इसके बावजूद भी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज होगी, तो अगर वो लगा कि जेन्युइन है क्वेरीज, तो उस पर एक अलग से वीडियो मैं फिर से बना दूंगा, ताकि पूरी तरीके से अगले 1 से 2 दिन में आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉर्म भरते समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। अगर देखो दोस्त, सावधानी नहीं बरतोगे तो कहीं ना कहीं 1 साल पूरा आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जनरल रिक्रूटमेंट करना है या फिर स्पेशल पोस्ट ओनली। अब जैसे देखोगे कि आपकी जो नोटिफिकेशन आई है वो 200 पोस्ट के लिए आई हुई है। ठीक है, 200 पोस्ट में जैसे आपका एसडीएम की पोस्ट हो गई, नायब तहसीलदार की पोस्ट हो गई, लेक्चरर की पोस्ट हो गई, या फिर जो है कि डीआईएस की पोस्ट हो गई, या इसमें डिप्टी एसपी की पोस्ट हो गई, अलग अलग। साथ ही साथ इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी इंक्लूड कर दी गई, जैसे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया। तो क्या हम स्पेशल पोस्ट के लिए ही केवल करें या जनरल के लिए करें या दोनों के लिए करें? तो ध्यान से समझना,
जब भी आप फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपसे दो, ये तो पूछा ही नहीं जाता है स्पेशल और जनरल, वहां दो ऑप्शन आते हैं, जनरल रिक्रूटमेंट आएगा एक तो, और दूसरा आएगा जो आपका वन संरक्षक करके जो दूसरी पोस्ट आई है इसी में, जिसकी केवल 10 सीटें हैं, क्योंकि जनरल रिक्रूटमेंट में 200 पोस्ट हो गई और बाकी की 10 सीट हो गई। तो इन दोनों में अगर आप सेकंड वाले जो वन संरक्षक अधिकारी के रूप में है, अगर आपके पास बीएससी है, एमएससी है, तो आप इस दोनों को यस कर सकते हो, बोथ करके आता है जहां पे बोथ ऑप्शन करके। और अगर आपके पास बीएससी या एमएससी नहीं है तो आप केवल जनरल रिक्रूटमेंट पे ही कॉलम टिक करोगे। ध्यान से समझना, जनरली आप जो फॉर्म भरोगे वो 200 सीटों के लिए ही भरोगे दोस्तों, लेकिन जो क्वालिफिकेशन अंदर मेंशन करोगे तो कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी होंगी जहां पे आप स्पेशल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब अंदर आप फॉर्म भरोगे तो एक जगह पूछेगा आपसे यस या नो। अगर मान लीजिए आपने बीकॉम कर रखा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कर रखा है तो इससे संबंधित एक पोस्ट आपको डिजर्व कर सकते हो, या फिर आपने सोशल वर्कर किया है, सोशल वर्क हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ऐसे कोर्स कर रखे हैं बीए एमए के, तो आप उसके लिए इन्फोर्समेंट लेबर के लिए यस कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी भी किया है तो आप रजिस्ट्रार वाली पोस्ट के लिए भी यस कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बेनिफिट दे दिया था कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। जनरली आपका फॉर्म इसी 200 सीटों पे होता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक स्पेशल डिग्री या स्पेशल जो है कि कोई डिग्री एजुकेशन है, तो आपकी स्पेशल पोस्ट के लिए भी कट ऑफ देख ली जाती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे जनरल वैकेंसी में, तो आपको स्पेशल कैटेगरी में क्या पता रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए, उसकी मेरिट कम जाती है। तो ये दिमाग में मत रखिए, ये पूरा का पूरा एक साथ ही फॉर्म भरा जाता है। आगे देखते हैं नेम एंड डीओबी, क्या हम अपडेटेड होगी वैलिड या क्या। जैसे एक दो बच्चों की एक क्वेरीज थी कि सर मैंने अपने नाम को अपडेट करवा लिया है और जिसके लिए मैंने क्या किया, एक गेस्टेड सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। अब यहां पर क्या यूपीएससी इस पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन जनरली पहली प्रेफरेंस होती है वो 10th के सर्टिफिकेट के बेस पे होती है। अब ध्यान देना कि अभी जो आपको जो फॉर्म भरना है मेरे दोस्त, वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नेम अपना फिलअप करना है। ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको नेम फिलअप करना है, और जब आपका DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो वहां पर आपसे सर्टिफिकेट जब हार्ड कॉपी मांगा जाएगा तो गेस्टेड सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे कोशिश करिए कि 10th के सर्टिफिकेट को ही आपके मतलब 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको नेम को फिलअप करना है। आगे देखते हैं, फीमेल रिजर्वेशन को लेकर बहुत डाउट हो रहा है कि सर महिलाओं के लिए भी कुछ बताइए स्पेशली क्या हो सकता है। देखिए डॉक्यूमेंट जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें क्लियरली मेंशन लिखा गया है कि आपको फादर की तरफ से, पिता पक्ष की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है। क्योंकि बहुत बार होता है कि अदर कास्ट में जो है कि मैरिड हो जाती हैं लड़कियां, या फिर जो है कि अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, तो उसमें रिजर्वेशन का इशू आ सकता है कि कोई जनरल कैटेगरी की लड़की अगर लोअर कास्ट में ओबीसी एससी एसटी में शादी कर लेती है तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर लोअर कास्ट की लड़की अगर अपर कास्ट में जनरल कैटेगरी में अगर शादी कर लेती है तो क्या उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो अपने पिता पक्ष का लगाना है। अब आपके पिता अगर ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, भले आपका हस्बैंड जनरल कैटेगरी में ही क्यों ना हो। अगर आपके पिताजी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके हस्बैंड एससी एसटी ओबीसी किसी में भी होंगे फिर भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है। हालांकि जनरल कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में ही काउंट कर लिया जाएगा। तो लड़कियों के लिए स्पेशली आपको पिता पक्ष का ही लगाना है, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो। हालांकि अनमैरिड है तो वैसे भी पिता के संरक्षण में, और जब मैरिड हो जाती है, शादीशुदा हो जाती है, तो भी आपको पिता के पक्ष का लगाना है। अदर स्टेट वालों का कोई भी लफड़ा नहीं है, अदर स्टेट वालों से मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उनको जनरल काउंटिंग की जाएगी, उनको जनरल रिक्रूटमेंट में ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है सर, फॉर्म अप्लाई करते समय हमारे पास डिग्री नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है, या अगर है तो डिजिटल रूप में अभी हमारे घर पे नहीं आई है, या फिर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान से समझना, दो चीजें लिखी हुई हैं स्पष्ट रूप से कि अगर आपकी 21 साल कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म तभी भरेंगे जब उनके पास, अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपके पास 24 मार्च, जो कि इसकी लास्ट डेट है 24 मार्च 2025, इस समय तक आपके पास रिजल्ट आ चुका हो। चाहे वो डिजिटल रूप में आ चुका हो, जैसे गवर्नमेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, डिग्री कॉलेज होते हैं, उसकी वेबसाइट पे शो कर रहा होगा तो आप उसे प्रिंट आउट कर सकते हो, या फिर आप
आपके पास हार्ड कॉपी में आ चुकी है। अगर 24 मार्च के पहले आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ सकता है तो आप नहीं भर सकते अपीयरिंग में, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 24 मार्च तक सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट आता है मेरे दोस्त, तो रिजल्ट के नीचे एक जगह डेट मेंशन की जाती है और वहीं पे जो हाई अथॉरिटी होती है उसके साइन मेंशन होते हैं। तो यहाँ पे डेट लिख के आती है। अगर मान लो वो डेट आपकी 30 मार्च होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके रिजल्ट पे डेट आती है कि सर हमें 20 मार्च 2025 को आपका रिजल्ट आ गया और फॉर्म की लास्ट डेट थी 24 मार्च, तो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, वो वैध होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो इस चीज को क्लियरली मेंशन रखिए अपने दिमाग में। अगर आपका कंप्लीट है ग्रेजुएशन तो फॉर्म बिल्कुल भर लीजिए। अगर आपका अपीयरिंग है लेकिन आपको लगता है कि सर 24 मार्च से पहले मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आ पाएगा, तो आप मत भरिए, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, इतना है कि आप एग्जाम देने के लिए, अपने पेपर को चेक करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जानकारी देके आप जा सकते हो एग्जाम देने, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट तो काउंट होता नहीं है यूपीएससी की तरह। तो आप आराम से जाइए, पेपर दीजिए, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मेरे पास डिजिटल मार्कशीट तो आ चुकी है, वेबसाइट पर है यूनिवर्सिटी के, लेकिन मेरे पास हार्ड कॉपी में अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि डू यू हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन, किसी भी भारत के किसी भी विधि प्राप्त जो स्नातक करने की जो प्रक्रिया है वहां से आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं। तो सिंपल सी दो चीजें पूछता है, यस या नो। तो आपने अगर किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो। तो डिजिटल मार्कशीट है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। डिजिटल मार्कशीट को आप प्रिंट आउट कर लीजिए, ताकि आज की डेट में ही आपका प्रिंट आउट शो करेगा कि हाँ सर हमारे पास इस डेट में डिजिटल मार्कशीट थी। ठीक है, और हार्ड कॉपी जो है कि कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी उसे अपने पास रिसीव कर लीजिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर एक और बच्चों ने कहा कि सर हमने रिजर्वेशन के लिए कोई क्लेम नहीं किया, जबकि मैं ओबीसी कैटेगरी में ही हूं, तो क्या मैं रिजर्वेशन प्राप्त करूंगी कि नहीं? सिंपल सी बात है, आयोग को कैसे पता चलेगा? आपके नाम में मान लो सिंह लगा हुआ है, तो आजकल सिंह क्या है, एक कॉमन टाइटल हो गया है। तो हो सकता है आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एसटी में आते हो, किसी में भी आते हो, लेकिन सिंह लगा देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी में हो गए, क्योंकि आजकल ये कॉमन टाइटल हो चुका है। लेकिन जब तक आप ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन के लिए क्लेम नहीं करोगे, वहां पूछा जाता है कि क्या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। अगर आप ये चीज मेंशन नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे भले आप आरक्षण की श्रेणी में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी से आते भी होगे तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा कि कैटेगरी में जो पूछा जा रहा है, आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप कैटेगरी में यस या नो जरूर करें। क्लियर हो गई बात? एक और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर ओबीसी का जो हम एनसीएल सर्टिफिकेट लगवाएं या फिर ओबीसी का सीएल सर्टिफिकेट लगाएं। देखिए, अगर आपकी वार्षिक इनकम, आपके पिताजी की, अगर आप रोजगार प्राप्त तो है नहीं अभी, आपके पिताजी की इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा नॉन क्रीमीलेयर, यानी तब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पिताजी की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है दोस्तों, 8 लाख रुपए से अधिक, तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा ओबीसी क्रीमीलेयर की, यानी आप क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं और आपको रिजर्वेशन दोस्तों नहीं मिलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं मेरे भाई कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है, यानी कि कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो जब ये अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, तो ध्यान देना कि आपको अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। जनसेवा केंद्र वालों से कहोगे तो वो समझ लेंगे कि कैसे बनाना है, क्योंकि आप अपने पिताजी पे आश्रित नहीं है, बल्कि आप खुद जो है कि रोजगार परक है। जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो मैं जब भी बनवाता हूं तो अपनी सर्टिफिकेट बनवाता हूं अपने नाम से कि भाई मैं इतना मंथली कमाता हूं और मेरी ईयरली इनकम ये है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। तो उसमें भी मेंशन किया जाता है कि आप नॉन क्रीमीलेयर में आते हैं कि नहीं। जब आप बनवाएंगे फॉर्म तो वहां जनसेवा केंद्र वाले आपसे पूछेंगे कि सर आपकी एनुअल इनकम कितनी। अब एनुअल इनकम निकालने के लिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो नो डाउट आपको मिलता होगा क्या, पे स्लिप, यानी कि सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो उसको जोड़ लीजिए हर महीने का। ठीक है कि हाँ मेरा इतना हो रहा है हर महीने का जोड़ के 1 साल का। तो अगर आप नॉन क्रीमीलेयर में आते हैं तो आपको इस तरीके से बनवाना है, और अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम होती है ईयरली तो आपको नॉन क्रीमीलेयर का बनवा लेना है। इज इट क्लियर? अगर आप अपने आप जॉब नहीं करते, केवल अभी एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने पिताजी का बनवाना है। ध्यान देना कि जब इनकम सर्टिफिकेट बना होता है ना, तो उसी के बेस पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, और कास्ट सर्टिफिकेट में लिख के आता है कि फला व्यक्ति ओबीसी का है और साथ ही साथ एनसीएल है, यानी कि नॉन क्रीमीलेयर में
आता है। बाकी जानकारी आपको जनसेवा केंद्र पे मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। जगह जगह अब हर जिले में जनसेवा केंद्र आपके आसपास के 10 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई खुले होते हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तहसील से, और वही लोग फॉर्म भर देते हैं। अब तहसील आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये सारी क्वेरीज थी जो कॉमन मिस्टेक थी, कॉमन क्वेरीज थी आप सभी लोगों की, जो मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई भी और बची हुई डाउट होगा, क्वेरीज होगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग बताएंगे तभी मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के जल्दी से जल्दी या कल मॉर्निंग तक भी आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग क्वेरीज ही नहीं पूछेंगे तो फिर बाद में फॉर्म भरने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपने समय रहते तो हम लोगों से पूछा नहीं, और आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, बिगनर हो, तो आपको आइडिया ही नहीं लगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या नहीं। भले फॉर्म भरने में दोस्तों 2 से 3 दिन का लेट हो जाए, क्योंकि इसमें सेंटर मांगता ही नहीं है। सेंटर आपको क्या करेगा, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा ना, उसी के बेस पे आपको, होम एड्रेस के बेस पे आपको सेंटर मिल जाएगा। यूपीएससी में क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले फॉर्म भरोगे मन चाहा आपको सेंटर मिल जाएगा, दिल्ली, गाजियाबाद, इस तरीके से। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है। आप अगर पहले दिन भर लो चाहे आखिरी दिन भर लो, आपको सेंटर वही मिलेगा जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी के मंडल में आपको सेंटर दे दिया जाएगा। जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है, तो मुझे हमेशा सेंटर इलाहाबाद मिलता है। अब तो चाहे मैं पहले दिन भरूं चाहे लास्ट दिन भरूं, वो आपको होम एड्रेस से ही उठा देता है। ठीक है, तो ये चीज परेशान नहीं होना, 2-4 दिन भले डिले करिए, लेकिन फॉर्म को भरते समय सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करिएगा, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके की क्लासेस भी आपको मैं कराता रहता हूं। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप लोग फ्री हो जाओगे फॉर्म भरने से, फिर हम लोग इसके लिए भी टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, तमाम लेक्चर्स वगैरह लेकर आएंगे। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्लास जाके आप देख सकते हो, तैयारी शुरू कर सकते हो, और नोट्स की अपडेट मैंने शुरू में ही दे दी थी, व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।